आपके साथ अनुपम लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी वार पलटवार जारी है। टीएमसी कांग्रेस नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद में बात होगी राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करने की, जिस पर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों ने जवाब दिया है। और फिर आपको बताएंगे औरैया में सीएम योगी के विपक्ष पर बड़े हमले की। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद अब यूपी में किसान आत्महत्या नहीं करते, खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान। और साथ ही आपको बताएंगे आज लखनऊ में रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई हो गई है, जिसमें अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। वहीं कांग्रेस नेता ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए डेलीगेशन को पैसे की बर्बादी बताया है और बीजेपी ने विपक्ष के बयानों की निंदा की है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि फिरहाद हकीम और उनकी पार्टी हमेशा भारतीय सेना और बीएसएफ पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सेना का बंधा हुआ हाथ यूपीए के 1 और 2 के समय, यूपीए 1 इसलिए मैंने बोला कि फिरहाद हकीम साहब खुद यूपीए 1 के उसमें उनका सरकार के साथ उनका गठबंधन था, ममता बनर्जी का गठबंधन था, टीएमसी यूपीए 1 का पार्ट था। उस समय आर्मी के हाथ ऐसे बांधे रहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वो हाथ ऐसे खोल दिया, इसके कारण आर्मी ने जो किया। लेकिन फिरहाद हकीम साहब ने को बताना चाहिए कि हमारे सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना की हाथ खोल दी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक हमारी मिसाइल पहुंची। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए डेलीगेशन को पैसे की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्टेड सांसदों के डेलीगेशन को विदेश दौरे पर भेजा गया है। Any delegation which goes overseas, the script is decided by the government, so there is no confusion on that. अगर आप बोलोगे कि कुछ और बोल सकता है इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। इसलिए तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री से इतने लोग को साथ में टैग कर दिया ताकि आप कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोले। एग्रीमेंट होता है। हाँ, सीरियसली हम तो सरकार में रह चुके हैं ना, सरकारी ऑफिसर इसलिए तो चाहता है डराना समझाना। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है और इसे घटिया टिप्पणी बताया है। उस पार्टी ने फिर से ऑल पार्टी डेलीगेशन का मजाक उड़ाया है, अपमान किया है। ऑपरेशन सिंदूर को तो छोटपट बोल ही रहे थे, फेलियर, सरेंडर, ये सब कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बेवजह इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र के सम्मान से, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और कांग्रेस के नेता अनावश्यक इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सांसदों का डेलीगेशन जो तमाम देशों में गया, उन सभी देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति की सराहना ही नहीं की है, बल्कि आतंकवाद के मोर्चे पर वो भारत के साथ खड़े हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने के बाद भी इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल के नेता किसी न किसी बात पर सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका बीजेपी करारा जवाब भी दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के नरेंद्र सरेंडर नारे पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि सरेंडर करना कांग्रेस की नीति है। 1947 में सरेंडर किया तो बंटवारा हो गया, उसके बाद में सरेंडर किया तो पीओके हमारे पास से चला गया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी को डेलीगेशन में विदेश गए कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। अगर उस समय भारत के प्रधानमंत्री और सरकार यूएनओ में सरेंडर नहीं करते तो पीओके नहीं बनता।
उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई की आड़ में फिर से देश की राजनीतिक सत्ता फंसी। चाउ एन लाई के सामने और चीन के सामने सरेंडर किया नेताओं ने, और एक्साई चीन और इसी के साथ साथ कैलाश मानसरोवर हिमालय हमसे पराया। मोदी जी को देखिए, जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। वो बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे ही पूछ लेना चाहिए उनको। महाराष्ट्र चुनाव और उसके नतीजों को लेकर महीनों बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर धांधली लगाने का आरोप लगाया है। राहुल के सवालों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आर्टिकल लिखकर राहुल को जवाब दिया। अब इस पर भी सियासत जारी है। महाराष्ट्र चुनाव और उसके नतीजों को लेकर महीनों बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर धांधली का आरोप लगाया। राहुल ने आर्टिकल में लिखा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में 5 स्टेप में मैच फिक्सिंग की, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया, जिन इलाकों में बीजेपी की हार का डर था वहाँ फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छिपाया गया। राहुल गांधी के आर्टिकल का जवाब आर्टिकल से ही मिला है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख में राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, महाराष्ट्र की पराजय कितनी गहराई से चुभी है इसका मुझे भली भांति एहसास है। साथ ही फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और हार का दोष प्रणाली पर मढ़ रहे हैं। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और उन्हें मौसम वैज्ञानिक बता डाला। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है, राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों पर जहां विपक्षी दल एक सुर में नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर राहुल की चुनाव आयोग को बदनाम करने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस जहां राहुल गांधी के बयानों को सही बता रही है, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी के आरोपों को इलेक्शन कमिश्नर ने निराधार बताया है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल पर तंज कसा कि जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता हो वो चुनाव आयोग का क्या सम्मान करेगा। कांग्रेस जहां राहुल गांधी के बयान को सही बता रही है, वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी सवाल खड़े किए हैं। एक एक बात जो राहुल जी ने कही है वो आंकड़ों के साथ कही है, सच्चाई के साथ कही है, तथ्य के साथ कही है कि कितना वोट बढ़ा लोकसभा और विधानसभा के बीच, वो गया सिर्फ एक पार्टी को। राहुल गांधी ने जो लिखा है, किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया, चोरी किया, ये हमने देखा है। तो अब जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने निराधार बताया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुके हैं।
24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ही ये सभी तथ्य सामने रखे गए थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग के जवाब के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि वो बगैर सबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के पोस्ट पर कहा, वो व्यक्ति अपने दादी पिता के साथ के लोगों का अपमान करता हो, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता हो, वो चुनाव आयोग का क्या सम्मान करेगा। जो व्यक्ति भारत की सभ्यता का अपमान करता हो, जो भारत के संस्कारों का अपमान करता हो, जो सनातन का अपमान करता हो, वो चुनाव आयोग का सम्मान क्या करेगा। राहुल गांधी जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब कहीं चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है, चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए या किसी मनोचिकित्सक से गंभीरता से सलाह लेनी चाहिए। बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उस पर जहां चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, वहीं बीजेपी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। औरैया में सीएम योगी ने मक्के की फसल का हवाई सर्वे किया। सीएम योगी ने यहां पर कई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। वहीं किसानों के संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले किसान आत्महत्या करते थे, उन्हें कर्ज नहीं मिलता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया समेत 4 जिलों में मक्का की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद अजीतमल में जनता महाविद्यालय में होने वाली जनसभा पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से संवाद किया और आय दोगुनी करने के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 में जब प्रदेश में बीजेपी सरकार आई थी, तब किसान आत्महत्या कर रहा था। सरकार बनने पर सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ कराया गया था। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था। कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को उपेक्षित छोड़ दिया, लेकिन हमारी सरकार किसानों के लिए नई नीतियां और संसाधन वाली स्कीम लेकर आई। याद करिए, पिछली सरकारें क्या करती थी? महापुरुषों का अपमान करती थी, जनता के साथ मक्कारी करती थी। और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मक्का की खेती के उत्पादन को बढ़ाती है, महापुरुषों का सम्मान करने का काम करती है, और महापुरुषों के सम्मान का ही क्रम का हिस्सा है। औरैया में कोई मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं सोचा होगा। सीएम योगी ने कहा कि सिंचाई, मुफ्त बिजली, खाद, बीज इस डबल इंजन की सरकार ने मुहैया कराए। सारा बोझ डबल इंजन की सरकार ने उठाया। अब मक्का का भी एमएसपी तय होगा। सीएम योगी की जनसभा में आसपास के कई गांव के किसान पहुंचे थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की आज सगाई हो गई और लखनऊ के 5 स्टार होटल में रिंग सेरेमनी हुई, जिसमें तमाम हस्तियां शामिल हुई। कोई क्रिकेटर पहुंचा तो कोई राजनीतिज्ञ पहुंचा। रिंग सेरेमनी के दौरान
प्रिया सरोज भावुक भी होती दिखी। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। हाथों में हाथ थामे रिंकू और प्रिया आगे बढ़े। सफेद शेरवानी में रिंकू और हल्के गुलाबी लहंगे में प्रिया सरोज स्टेज तक पहुंचे। दोनों के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। धूमधाम से रिंग सेरेमनी हुई। 300 मेहमानों के सामने जैसे ही रिंकू ने अंगूठी पहनाई तो प्रिया सरोज की आंखें भर आईं। रिंकू ने उन्हें संभाला। इसके बाद दोनों ने हाथ ऊपर उठाए। सगाई समारोह में आए मेहमानों ने दोनों को बधाई और आशीर्वाद दिया। दोनों के परिवार भी बेहद खुश नजर आए। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाई है। लखनऊ के 5 स्टार होटल में रिंग सेरेमनी हुई। रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी में राजनीति, क्रिकेट, बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां पहुंची। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं जया बच्चन, राजीव शुक्ला, क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार, क्रिकेटर प्रवीण कुमार, पीयूष चावला भी सगाई में पहुंचे। पारिवारिक कार्यक्रम में बताया जाता है कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही दोनों की दोस्ती की चर्चा हो रही थी और अब वो दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई है। आज इंगेजमेंट हो गई है। जिस पुरोहित ने इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करवाया, हमने उससे भी बात की थी। उनका ये कहना है कि जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, उसी के मुताबिक सारी प्रक्रिया आगे चलेंगी। पहले वरीक्षा का कार्यक्रम हुआ है, रिंकू सिंह की वरीक्षा हुई है, प्रिया सरोज की गोद भराई हुई है। इसके बाद रिंग सेरेमनी या इंगेजमेंट हुई है। तमाम जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर शामिल हुए थे, उन्होंने जोड़े को शुभकामनाएं दी हैं। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। ये खुशी का मौका है। दोनों पब्लिक के बीच से निकले लोग हैं। एक क्रिकेट में अपना नाम कमाया है, एक सबसे कम उम्र में सांसद बनी है। प्रोफेशनली वो अपना मेहनत कर करके वहाँ पहुंची हैं। होटल में रिंग सेरेमनी के लिए 15 कमरे बुक किए गए थे। इनमें से 5 कमरे रिंकू के दोस्तों के लिए रिजर्व थे। 300 मेहमानों को स्पेशल पास से एंट्री दी गई। सगाई के कार्यक्रम में मेहमानों को एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसे गए। काजू पनीर रोल, पनीर टिक्का, मटर मलाई, बंगाली रसगुल्ला को रखा गया। वहीं वेलकम ड्रिंक में कुहाड़ा और स्टार्टर में यूरोपियन, चाइनीज, एशियन और भारतीय व्यंजन शामिल किए गए। खासतौर पर लखनवी व्यंजन भी थे। मेन कोर्स में मलाई कोफ्ता, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल और नूडल्स का भी मेहमानों ने लुत्फ उठाया। गुलाब की ठंडी खीर और अचारी सिगारी रोल भी रखा गया था। उन्हें आशीर्वाद भी दिया और परमात्मा से प्रार्थना भी किया कि ये जो जोड़े, जिस तरह से इनका नाम पूरे देश में है, सांसद के रूप में, क्रिकेटर के रूप में, तो ये इनका नाम पूरे देश दुनिया में बढ़ता जाए। सेरेमनी में सिक्योरिटी का भी इंतजाम था। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की इसी साल 18 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। महादेव की नगरी काशी में शादी होगी। रिंकू सिंह साल 2023 में आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से चर्चा में आए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने प्रदर्शन के दम पर उनका टीम इंडिया की वनडे और T20 टीम के लिए भी चयन हुआ। वहीं प्रिया सरोज जौनपुर की मछली शहर से सांसद हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।